स्केलेटल सिस्टम की डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। अच्छा, स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स में याद रखिएगा कि हमारे पास दो मेजर चीज़ें हैं। एक हमारे पास है रिकेट्स और एक हमारे पास है आर्थराइटिस। रिकेट्स एंड आर्थराइटिस। रिकेट्स बच्चों में बहुत कॉमन है और आर्थराइटिस बड़ों की बीमारियां आमतौर पर बच्चों में नहीं होती। तो इन दोनों बीमारियों को डिफरेंशिएट करने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसमें हम सबसे पहली चीज़ तो लिखते हैं कि कॉमन इन इन्फेंट्स, बच्चों में बहुत कॉमन होती है। ठीक हो गया। और इसके बारे में लिखते हैं हम कि कॉमन इन एडल्ट्स, बड़ों में बहुत कॉमन होती है। बट इट कैन बी वाइस वर्सा आमतौर पे, बट यूजली इसी तरह से होती है ये। अब सबसे पहले हम रिकेट्स की बीमारी का समझ लेते हैं कि रिकेट्स की बीमारी में मसले मसाइल क्या होते हैं। देखो, रिकेट्स की जो बीमारी है वो दरअसल कनेक्टेड है विद लैक ऑफ और लो नंबर ऑफ कैल्शियम इन योर ब्लड और इन योर बोन्स। तो हम इसके रिकेट्स के बारे में लिखते हैं कि लो कैल्शियम लेवल से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है, यानी कैल्शियम की कमी की एक डिजीज है। अभी कैल्शियम की कमी किस तरह से हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है वो बात समझना जरूरी है। देखो, आमतौर पे क्या होता है कि कैल्शियम हमारी बॉडी जो है वो संभाल करती है, लेती है, मेटाबॉलिज्म होता है उसका कैल्शियम का। तो अब कैल्शियम जो है ना, हम कैल्शियम ले लेते हैं, अभी मैंने जिक्र किया दूध से, दही से, मुख्तलिफ चीज़ों से। ये कैल्शियम हमारे ब्लड से बोन्स तक कैसे जाएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। और इसके लिए याद रखिएगा कि जो विटामिन है, कौन सा विटामिन होता है हमारे पास, हम कहते हैं कि हमारे पास विटामिन, जो सबसे कॉमन विटामिन है, इसको हम विटामिन डी कहते हैं। ये अगर डेफिसिट है बच्चों के अंदर, तो नो मैटर हाउ मच कैल्शियम यू आर टेकिंग, दैट विल somehow to some extent decrease the chances of calcium absorption by the bones। मतलब आप बच्चे को जितना भी कैल्शियम दे दो, अगर उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो बहुत मुश्किल होता है बॉडी को या बोन्स को उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना। विटामिन डी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। अब विटामिन डी कैसे कम हो रही है, सवाल ही बनता है। तो याद रखिएगा कि विटामिन डी जो है वो आमतौर पर हमें धूप मिलने से प्रोसेस ट्रिगर होता है, दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी इन द बॉडी। धूप नहीं मिल रही बच्चों को, या विटामिन के वैसी सप्लीमेंट्स नहीं मिल रहे, कोई विटामिन किसी सोर्स से नहीं मिल रहा, तो उसका इंटर्न नुकसान क्या होगा कि वो आपको कैल्शियम लेवल ज्यादा होने के बावजूद एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो विटामिन डी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बाय द बोन्स। बोन्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, ठीक है, विटामिन डी। तो अब क्या करना पड़ेगा, विटामिन डी में हेल्प करनी पड़ेगी बच्चे को कि उसको विटामिन डी मिल सके। अच्छा, अब जब ये बीमारी हो जाती है, हमने चीजें सामने देख ली, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई एट द लेवल ऑफ द बोन, बच्चों में कॉमन हो गई। विटामिन डी असल में कम था जिसकी वजह से कैल्शियम बोन्स को कम मिल रहा था, एब्जॉर्प्शन में हेल्प नहीं हो रही थी। तो अब इसका नुकसान किस तरह से होता है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर डिजीज। तो इस पर्टिकुलर डिजीज में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लेट सपोज हमारी ये बोन थी, अब इसमें से जो लेट से हमारा जो फीमर निकलता है, वो फीमर इस तरह से वो ट्विस्टेड फॉर्म में हो जाता है। यानी आप बच्चे की जो बेचारे की टांगे हैं वो बोझ पड़ने की वजह से बहुत ज्यादा ट्विस्ट हो जाती है।
अभी जो फीमर आपके पास आ रही थी वो अजीब सी तस्वीर हो गई, ये बेंड हो जाती है इस तरह से करके, एक बो लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। आमतौर पे हमारी टांगे सीधी होती ना, तो वो बो टाइप स्ट्रक्चर बनाती है क्योंकि प्रेशर ऊपर से पड़ रहा होता है और लंबी बोन्स होती हैं, पूरा बॉडी का वेट उसके ऊपर होता है, तो वो बेंड होना शुरू हो जाती है। व्हेन दे स्टार्ट बेंडिंग तो पूरी बॉडी में एक तो बैलेंस आउट होने लगता है, चलने फिरने में मसला होता है बच्चे को, दे कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, दे कैन नॉट डू स्टफ प्रॉपरली, जॉइंट पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। तो अब इसको कम करने के लिए पहले तो इसकी फिजियोथेरेपिक यानी काम स्टार्ट होते हैं कि इसको किस तरह से स्ट्रेट किया जाए, साथ ही साथ विटामिन डी की कमी को पूरा किया जाए, कैल्शियम की इनटेक को पूरा किया जाए किसी तरीके से कि बोन्स सॉफ्ट ना रह सकें, बोन्स हार्ड होना शुरू हो जाएं, और साथ ही साथ इसी फॉर्म में हार्ड ना रह जाए, क्योंकि अगर वो बेंड हुई भी होगी और वो हार्ड हो गई तो फिर तो वो ऐसी टेढ़ी रह जाएगी। तो फिजियोथेरेपी चल रही होती ताकि वो पाँव स्ट्रेट कर सके, और जब पाँव स्ट्रेट होता है आपके पास देन यू गो ऑन विद दैट कैल्शियम सप्लीमेंटेशंस और जो विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन, ताकि बच्चे को ये प्रॉब्लम्स वगैरह सारे ख़त्म हो जाएं। तो ये है एक बीमारी बच्चों में आमतौर पर कॉमन होती है, बट बहुत सारे बच्चों में, सब में नहीं लेकिन बहुत सारे बच्चों में कॉमन होती है, तो उसमें आपके पास ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें सबसे पहले जो आपका पार्ट मुतासर होता है वो मैं लिख भी देता हूं कि जो नी जॉइंट्स है ना, नी जॉइंट्स वो सफ़र करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप ये काम करके देख लो कभी ज़िंदगी में। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। आप ये काम करके देखो कि अगर फॉर एग्जांपल आपका हाथ ये स्ट्रेट है ना, मिसाल के तौर पे हाथ स्ट्रेट है और मैं अपने हाथ पे खड़ा हूँ फॉर एग्जांपल, लेकिन अगर मेरा हाथ बेंड होने लगे इस तरीके से, पूरे हाथ, दोनों हाथ इस तरह से बेंड होने लगे, तो मैं अपनी बॉडी के वेट को सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा और मेरा हाथ कोलैप्स कर जाएगा और मेरे जॉइंट में पेन लगेगा। बिल्कुल इसी तरह से पाँव के साथ भी, क्योंकि पूरी बॉडी उसके ऊपर खड़ी हुई है। अब चूंकि वो आर्च हो गए इस तरह से, अंदर की तरफ जॉइंट आ गए, तो जो जॉइंट अंदर की तरफ आ रहा होता है, जैसे मैंने यहाँ पर ही बनाया हुआ है, जॉइंट अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो इसके नतीजे में क्या होता है कि नुकसान होता है बॉडी को, चलने फिरने बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स सामने दिमाग में रखना ज़रूरी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बीमारी जो कि बड़ों के साथ होती है आमतौर पे, इसको हम कहते हैं आर्थराइटिस। नाउ हाउ डू यू आइडेंटिफाई आर्थराइटिस? आर्थराइटिस के अंदर कई सारी चीजें होने लगती हैं, है तो ये भी जॉइंट्स की बीमारी, बट लुक एट द वर्ड इटसेल्फ, आर्थरो एंड आइटिस, दो वर्ड्स हैं। आर्थरो वर्ड जो है वो निकला हुआ है जॉइंट से, आर्थ्रोपोड्स वर्ड पढ़ा होगा शायद कभी आपने, और आइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन को, सूजन को, इन्फ्लेमेशन। आर्थराइटिस, आर्थ्रो मीन्स जॉइंट्स एंड आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। आर्थ्रोपोड्स होता है ना कीड़े, वो जो कॉकरोच वाली पूरी ग्रुप होता है, तो जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन, नाम से तो क्लियर हो गई बात कि ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें जॉइंट्स आपकी बॉडी के जितने भी हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होने लगी, सब में या चंद एक के अंदर इन्फ्लेमेशन होने लगी ना। अब इसमें आपको प्रॉब्लम असल में दिखती क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है ना यहाँ पर, तो मैं इसको मूव नहीं कर सकता, ये स्टिफ हो जाएगा और ये मूवमेंट के काबिल नहीं रहेगा। मैं इसको मूव करूँगा मेरी चीखें निकल जाएंगी, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा इसमें जलन होती रहेगी, ठीक है। गर्म पानी अगर मैं डालूंगा तो मुनासिब लगेगा, ठंडा पानी डालूंगा तो समटाइम्स चीखें भी निकल जाएंगी, कभी गर्म से भी निकल जाती है, कोई जलन बचना शुरू हो जाती है, और किसी भी मूवमेंट से मैं बिल्कुल ही कासिर हो जाता हूँ। आई कैन नॉट इवन डू अ सिंगल थिंग, शर्ट चेंज करना, बाल बनाना, वट एवर आई वॉन्ट टू डू, टाइप करना, लिखना, कुछ भी नहीं कर सकते। हाथ बिल्कुल स्टिफ हो जाता है और स्वेलिंग भी हो जाती है, समटाइम्स रेडनेस भी शो हो रही होती है। ये वाली चीज़ आपके पास हो गई। अब देखो इसमें हमारे पास एक और मसला क्या आता है कि आर्थराइटिस किन किन चीज़ों की वजह से हो सकता है, किन किन चीज़ों की वजह से हो सकता है ना। लेट्स लिस्ट डाउन दोज रीजंस। उनमें से जो चंद एक बड़े मशहूर रीजंस हैं वो कौन कौन से, जरा सुन लीजिए। पहला रीजन है आपके पास कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, वायरल इन्फेक्शन हुआ हो जिसके नतीजे में जॉइंट्स खराब होना शुरू हो गए हों और आपकी फंक्शनिंग मुतासर हो गई हो, पहली चीज़। दूसरी बात वो ये कि कभी कोई इंजरी हो गई हो आपको और आपने ध्यान ना दिया हो, वो सही से रिकवर ना हुई हो, और अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड कि आपको अब वो कुछ टाइम के बाद, एक लाइफ स्पैन गुजरने के बाद, वो इंजरी में दोबारा स्वेलिंग स्टार्ट हो गई एंड इट स्टार्ट्स हर्टिंग यू। तो वो एक अनट्रीटेड इंजरी कोई पास की होगी, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ गया होगा।
एक और चीज इसमें हमारे पास ये होती है कि आपके जीन्स के अंदर ये चीज मौजूद थी, जेनेटिक्स के अंदर ये चीज मौजूद थी कि आपके आबाओ अजदाद में चलती हुई आ रही थी कि आपको जो है वो इन्फ्लेमेशन होगी, पर्टिकुलर स्टेज के अंदर आके, पर्टिकुलर एज के अंदर आके, एज ग्रुप में आप शामिल हो जाओगे तो उसमें भी आपके पास आर्थराइटिस हो जाती है। एक बड़ा कॉमन कॉज आर्थराइटिस का ये है कि आपके पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यूनिटी जो है वो एक मेन रीजन है आर्थराइटिस का, कि आपका अपना इम्यून सिस्टम आपके अपने जॉइंट्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। अपना इम्यून सिस्टम आपके अपने जॉइंट्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये क्या हुआ आपके पास, ये हुआ कि इम्यूनिटी खुद से किल करना शुरू कर देती है आपके जॉइंट्स को, जॉइंट्स के स्ट्रक्चर्स को, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम लाहक होने लगती है। एक और वजह जिसको बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं क्योंकि वो खुद उस चीज में मुब्तला हैं, और वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी, व्हाट डज ओबेसिटी मीन्स? मोटापा। जब आप मोटे होते हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर वजन पड़ता है और आपके जॉइंट्स क्रश होने लगते हैं उसकी वजह से, एंड दे कैन नॉट होल्ड दैट वेट एनी मोर। तो उनमें इन्फ्लेमेशन, उनमें दबाव पैदा होना शुरू होता है, उनमें वेयर एंड टेयर पैदा होना शुरू हो जाता है। तो ये सबसे कॉमन कॉज जो हमारे आर्थराइटिस का होता है वो दो हैं जो सबसे कॉमन है, एक ओबेसिटी और एक ऑटो इम्यूनिटी। सबसे कॉमन जो आपको दिखेंगे, अगर किसी बंदे आर्थराइटिस है उसमें दो में से कोई एक चीज जरूर होगी, या तो उसको ओबेसिटी है या उसके अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसकी वजह से उसको ये बीमारी लाहक हो गई है। ठीक हो गई? अब देखो, अब सबसे पहले हम इन्हीं आर्थराइटिस की कुछ टाइप्स की बात कर लेते हैं कि आर्थराइटिस की हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हो सकती है। अभी तो हमने कॉमन इसके नाम का मतलब देखा, किस एज ग्रुप में होता है ये देखा, इसकी मेन रीजंस क्या होते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं कि आर्थराइटिस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं। एक आपके पास ऑस्टियो आर्थराइटिस होती है, पहली टाइप हो गई। उसके बाद दूसरी आपके पास जो है वो होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और जो तीसरी टाइप होती है आपके पास वो सोरियाटिक आर्थराइटिस। सोरियाटिक आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इन तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं, किस लेवल के हैं, तो उनको समझें। देखिए, ये जो पहली वाली टाइप है आपके पास, ये आमतौर पे वेयर एंड टेयर ऑफ जॉइंट्स की वजह से होती है कि जॉइंट्स घिसना शुरू हो गए आपस में एक दूसरे के साथ, तब ये होती है। और जॉइंट्स आमतौर पे घिसते उसी वक्त हैं जब आप ओबेसिटी का शिकार होते हो, यानी आप मोटे हो गए, अब वो वजन जो है आपके मसल्स यानी आपके जॉइंट्स के ऊपर पड़ रहा है और वो घिस रहे हैं बेचारे, आप चल रहे हो वो घिस रहे हैं बेचारे यूं करके, एंड एज अ रिजल्ट वहाँ पर क्रशिंग हो जाती है बोन्स की और उसके नतीजे में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है बोन्स की, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, आमतौर पे ये क्या होता है, ये जो इसके जो टारगेटेड साइट है इस वाले ऑस्टियो आर्थराइटिस के, इमेजिन करो वो कहाँ होंगे, आपके हिप जॉइंट्स के ऊपर होंगे क्योंकि पूरा पेट आपका इतना बड़ा वो उस बोन्स के ऊपर क्रश कर रहा है, आपकी हिप बोन के ऊपर क्रशिंग कर रहा है। फिर उससे तरह नीचे आओ, जो आपका पटेला जहाँ पर है, जो नी जॉइंट है, वहाँ पर आपके पास सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है। और फिर वो गरीब जो नीचे आपका जो टखने हैं, जो पिंडलियाँ से नीचे टखने होते हैं ना, बिल्कुल जो पाँव का बिल्कुल जो पाँव वाला जो जॉइंट है वहाँ पर, तो तीन पार्ट्स हो गए, द हिप जॉइंट, द नी जॉइंट, और वो जो आपके पास मेटाटार्सल्स वाला जो जॉइंट है जहाँ पर आके टार्सल्स एंड योर रेडियस अल्ना वगैरह, सॉरी फिबिया टिबिला आपके मिल रही हैं, वो वाला जॉइंट आपके पास जो हो गया। तो ये तीन जॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर क्रश 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 वेट पड़ रहा होता है, एंड दे स्टार्ट लाइक बेयरिंग एंड टेयरिंग, और उससे नुकसान आपके पास होते हैं। यू कैन रिड्यूस दिस वन, या आप इसको रिड्यूस कर सकते हो। अगर आपने वजन कम कर लो तो आपको जाहिर सी बात है इस तरह के मसले मसाइल से किसी गुजरने की जरूरत नहीं आएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन, जो रूमेटॉइड है। ये आपके पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, ये आपके अपने हाथ में नहीं है। ये जेनेटिकली भी हो सकता है, किसी और इन्फेक्शन वगैरह की वजह से भी हो सकता है,
कि योर बॉडी स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग टू योर ओन जॉइंट्स, आपकी बॉडी आपके जॉइंट्स के खिलाफ ही डैमेज स्टार्ट कर देती है। वो क्या समझती है कि शायद कोई बाहर की चीज़ है, वो साइनोवियल फ्लूइड वगैरह को, एंड देन स्टार्ट्स लाइक क्रशिंग इट, एंड देन उसको पीसना शुरू कर देती है और मसले मसाइल आपके पास हो जाते हैं। इसको रोकने का एक तरीका ये है कि हम एंटीबॉडी सप्रेसेंट ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे अपनी बॉडी का जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है वो सप्रेस हो जाता है, वो दब जाता है। ठीक होगी बात। फिर आ जाते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस के ऊपर। सोरियाटिक आर्थराइटिस इज ऑल्सो एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये भी आपकी बॉडी में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के तौर पे होता है। यू कैन नॉट स्टॉप इट, यानी आप इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले सकते। पहली वाली की ले सकते थे, बाकी दो की नहीं ले सकते, क्योंकि वो आपको विरस में मिली है या किसी मैल फंक्शनिंग की वजह से मिली, बॉडी ने मैल फंक्शन कर दिया, उसकी वजह से खराब होनी शुरू हो गई। इसमें ये होता है कि इसमें बोन्स तो जाती ही जाती हैं, आपके नाखून और आपकी स्किन भी खराब होने लगती है, क्योंकि वो जो ऑटो इम्यून सिस्टम है, इट डज नॉट जस्ट अफेक्ट योर बोन और योर जॉइंट्स, इट अफेक्ट्स योर नेल्स एज वेल, इट अफेक्ट समटाइम्स योर टीथ एज वेल एंड योर स्किन एज वेल। तो ये डेंजरस है आपके पास। ठीक हो गई। तो ये तीन आपके पास जो है वो आर्थराइटिस की चीज़ें हैं। अब वो जो आर्थराइटिस आपके पास यहाँ पर हो रहा है, तो उसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो सारी आर्थराइटिस हैं, दे आर रिकवरेबल, दे आर रिवर्सिबल। एक बार अगर कोई गलत हो गई, डजंट मैटर, आप उसको दोबारा रिकवर कर सकते हो किसी ना किसी लेवल पे जाके, दवाइयाँ यूज़ करके, मेडिकेशंस यूज़ करके। ये यू कैन लाइक टर्न योरसेल्फ इनटू अ गुड पर्सन वन मोर टाइम। तो ये आपके पास कुछ बातें हैं जो हमने यहाँ पर सामने करनी थी, तो मैंने कहा कि मैं इनको सामने यहाँ पर जिक्र कर दूँ। अच्छा, अब इन सारी बातों का एक तो आपके पास हल निकल आया, और वो बीइंग चाहे मेडिकल के स्टूडेंट तो आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि वेट रिड्यूस करना है, वो ये है कि आपने अपने बॉडी में होने वाली स्लाइटेस्ट तब्दीलियों को भी, दैट रिजल्ट्स इन इन्फ्लेमेशन और पेन, उसको अननोटिस नहीं जाने देना, उसको दिखाना, उसकी ट्रीटमेंट सही करानी। दिस इज समथिंग सेल्फ अवेयरनेस जो आपको पता होनी चाहिए, और आप अपने अतराफ वाले लोगों को भी प्रोपोगेट करो कि भाई ये इस तरह से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने जिस्म को ऐसे ही छोड़ दिया उठा के किसी और का समझ कर। क्लियर हो गई मेरी बात। ये आखिरी बात थी इस चैप्टर की। अब ज़रा हम इस चैप्टर के MCQs को, इसकी जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखो भाई, सबसे पहले आ जाए चूज द करेक्ट आंसर्स के ऊपर। इरिटेशन कॉज बाय स्टिमुलस इज द मेन कॉज ऑफ डैश। इरिटेशन कॉज बाय स्टिमुलस, इरिटेशन किसी स्टिमुलस की वजह से जो आपके पास हो रही है, वो किस चीज का मेन कॉज हो सकती है। देखिए सवाल को समझ लें कि इरिटेशन खिचकिचाहट टाइप की किसी स्टिमुलस की वजह से अगर होगी, इरिटेशन अगर किसी स्टिमुलस की वजह से हो रही है, तो इज द मेन कॉज, उसकी मेन कॉज क्या होगी? तो उसका मेन कॉज आपके पास जो है किसी किस्म की मूवमेंट होगी। इफ यू आर इरिटेटेड यू आर गोना मूव, यू आर गोना मूव, या तो आप स्क्रैच करोगे या समथिंग करोगे, तो मूवमेंट इज दैट पर्टिकुलर मेन कॉज। तो मूवमेंट होगी एंड देन यू विल हैव लाइक इरिटेशन होगी, तो भी मूवमेंट हो सकती है, और अगर मूवमेंट हो रही है उसके नतीजे में इरिटेशन हो तब भी आपके पास आंसर करेक्ट होगा। तो मूवमेंट लीड्स टू इरिटेशन। The framework which gives shape to any structure is called dash। वो चीज जो किसी स्ट्रक्चर को शेप देती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्केलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलेटन। अब वो तीन टाइप्स के थे, एक्सो एंड एंडो एंड हाइड्रोस्टैटिक एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो स्केलेटन किसी भी फॉर्म का हो कहलाएगा वो स्केलेटन ही। इंग्लिश में भी हम इस्तेमाल करते हैं, बोल देते हैं कि जी स्केलेटल फ्रेमवर्क इसका ऐसा है। अब भले से वो कोई बिल्डिंग हो, नहीं बोले स्केलेटल फ्रेमवर्क हो गया उसका। The cartilages are made up of cells called dash। कार्टिलेज इन सेल से मिलके बनते हैं, उनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स, वेरी गुड। फिर कहते हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल आ गया, द हेड ऑफ फीमर अटैच्ड विद डैश। जो फीमर यानी आपके जो लॉन्गेस्ट बोन है, उसका जो हेड है वो जिस चीज में जाके भसता है उसको हम क्या कहते हैं? तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि उसको हम एसिटाब्यूलम कहते हैं। उस कप को जिसमें वो घुसा हुआ होता है आपके पास, जब हमने ड्रॉ की थी उसको मैंने बताया भी था, इसको हम एसिटाब्यूलम कहते हैं। उस एसिटाब्यूलम के अंदर, वो एसिटाब्यूलम पेल्विक गर्डल का पार्ट होता है, उसमें घुसती है फीमर। तो द वेरी करेक्ट टर्म इज नॉट जस्ट पेल्विक गर्डल, बल्कि एसिटाब्यूलम ऑफ पेल्विक गर्डल। हाँ, पेल्विस तो है, पेल्विस तो बिल्कुल है, बट एसिटाब्यूलम ऑफ पेल्विक गर्डल,
समझ रहे हो बात को? एसिटाब्यूलम ऑफ वो जो हमारी जो पेल्विक गर्डल के अंदर जो एक नॉच बनी है ना, इसमें हेड जाके फंसता है अंदर, इट्स मूव, दैट्स द एसिटाब्यूलम ऑफ द पेल्विक गर्डल। द लार्ज मसल्स ऑफ द आर्म इज, अच्छा लार्ज मसल ऑफ द आर्म, हमारे आर्म के अपर आर्म के दो मसल्स होते हैं, द बाइसेप वन एंड द ट्राइसेप वन। इसमें बाइसेप के दो हेड्स होते हैं, यहाँ वाला और यहाँ वाला, दो हो गए, एक इनर एंड आउटर। और ट्राइसेप के तीन हेड्स होते हैं, कौन से? एक आउटर, एक इनर और एक मीडियल जो नीचे की तरफ होता है, यहाँ पर दिखता नहीं, वो नीचे की तरफ होता है। तो तीन हेड्स हो गए एंड इट ऑक्यूपाइड समवेयर अराउंड 3/4 ऑफ द पोर्शन ऑफ योर मसल ऑफ द अपर आर्म। तो ट्राइसेप इज रिलेटिवली द बिगर वन। अगर हम सैप वाले मसल्स देखें बॉडी के, सैप जिनके नाम में सैप आ रहा है, तो उसमें एक है बाइसेप, दो हेड, ट्राइसेप तीन हेड, और क्वाड्रिसेप है, क्वाड्रिसेप चार हेड वाले। वो कहाँ है? जो थाई के मसल होता है आगे वाला, उसमें चार हेड होते हैं। तो जितने ज्यादा हेड आते जाएंगे उतने ज्यादा आपके पास साइज ऑफ दैट स्ट्रक्चर बढ़ता चले जाएगा। जनरल रूल ऑफ थंब है। द बैंड ऑफ टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज विच आर अटैच टू द बोन्स एट जॉइंट, बोन्स के साथ जो अटैच हुए एट द जॉइंट, बैंड ऑफ टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज विच आर अटैच टू बोन्स एट द जॉइंट्स। तो बोन्स के साथ अगर जो अटैच हो रहा है, बोन्स को बोन्स के साथ अटैच कर रहा है, नॉट जस्ट मसल, यहां पर मसल की बात नहीं लिखी हुई। अगर मसल और बोन्स की अटैचमेंट होती तो हम वो बोलते जो आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन चूंकि यहां पर बोन्स का खाली जिक्र है और उसके साथ किसी मसल का जिक्र नहीं है, तो वी आर लेफ्ट विद वन ऑप्शन, दैट इज लिगामेंट्स होंगे। ये आपके लिगामेंट्स होंगे। ठीक हो गई बात? अच्छा, सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन इन चिल्ड्रन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, अभी पढ़ा, इज कॉल्ड डैश। इसको हम क्या कहते हैं? रिकेट्स। बाकी जो 3-4 बीमारियां हैं, जो रूमेटिक फीवर हो गया, रूमेटिक आर्थराइटिस हो गया, वो तो अभी हमने देखा, ऑस्टियोआर्थराइटिस हमने देख लिया, साथ ही साथ ऑस्टियोपोरोसिस, वो कब होता है? अभी मैंने जिक्र किया था, अगर ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स की एक्टिविटी बढ़ जाए तो वो सेल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, कैल्शियम लेके जाते हैं ब्लड के अंदर, ताकि ब्लड में कैल्शियम लेवल मेंटेन रहे, लेकिन इन टर्न उसका नुकसान ये होता है कि आपकी बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं, देन दे स्टार्ट क्रशिंग, पोरस हो जाती हैं। द मसल विच इज रिस्पॉन्सिबल टू स्ट्रेटन द लिम्ब को स्ट्रेट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो यहां पर स्केलेटल मसल नहीं है, यहां पर लिगामेंट भी नहीं है, यहां पर है दो में से कोई एक, यानी बी और सी और डी में से कोई एक होगा। अच्छा, सी और डी में से कौन हो सकते हैं? फ्लेक्सर या एक्सटेंसर। पिछली क्लास में जिक्र हुआ था, क्या लिखा हुआ है? फ्लेक्शन, टू बोन्स मीट मसल कॉन्ट्रैक्ट, टू बोन्स गो अवे मसल कॉन्ट्रैक्ट। तो जो मसल को स्ट्रेट अप करने में, जो हार्म को स्ट्रेट अप करने में मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? वही होगा आपके पास। अब मेरा फॉर एग्जांपल हाथ ये रहा ना, ये रहा। अब मैं अगर अपने हाथ को खींचता हूं, बोन्स मीट, फ्लेक्शन मसल, बोन्स गो अवे, कौन सा मसल? एक्सटेंशन मसल। तो इसका मतलब है एक्सटेंसर्स काम कर रहे हैं हाथ को स्ट्रेट अप करने के लिए, हाथ को बिल्कुल सीधा करने के लिए। क्लियर हो गई बात? ये वाली बात क्लियर हो गई सबको? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। द पेयर ऑफ मसल्स वेयर बोथ वर्क इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर वही बात आ गई, अगर ये स्ट्रेट किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रिलैक्स हो गया। अब ये बेंड कर लिया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रिलैक्स हो गया। तो इसका मतलब है इन दोनों को क्या कहते हैं? अगर दोनों मसल एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हो, एक कुछ कर रहा है, दूसरा कुछ कर रहा है, ऑपोजिट इन ईच अदर, इनको हम एंटागनिस्टिक मसल्स ग्रुप्स कहते हैं। एंटागनिस्टिक मसल ग्रुप्स यानी एक दूसरे के ऑपोजिट अंदाज में काम कर रहे होते हैं। बात क्लियर हो गई?